डेट है आज 14 दिसंबर 2020 और आज के टॉपिक है मोरक्को एक कंट्री है देश, उसने इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज किए हैं। दूसरा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट क्या है ये देखेंगे। और एक नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5th आई है रिपोर्ट उसकी, तो उस इसमें क्या है ये देखेंगे। और वर्चुअल बायलैटरल समिट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है 17 दिसंबर को, तो इसमें क्या है ये देखेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है जी मोरक्को एक कंट्री अफ्रीका में, उसने इसराइल के साथ अपने रिलेशन अभी नॉर्मलाइज़ किए हैं दोनों ने। और किसने ब्रोकर डील किसने कराई है इन दोनों के बीच में? यूएसए ने, अमेरिका ने। तो इन ये इससे न्यूज़ है। मोरक्को क्या है कि फोर्थ कंट्रीज है, अरब कंट्री फोर्थ अरब कंट्री है जिसने इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज़ किए हैं, सही किए हैं। और बाकी की तीन है जी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और सूडान। ये चार कंट्री हैं जिन्होंने ये चार अरब कंट्री हैं जिन्होंने अभी अपने रिलेशन नॉर्मलाइज़ किए हैं इसराइल के साथ। ये क्या है कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट को रिज्यूम करेगा मोरक्को इसराइल के साथ। एक दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसीज एस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि और डायरेक्ट मोरक्को से इसराइल के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जा सकें। अब ये डिस्प्यूट क्या है इनका, ये है जी इसराइल। पहले देख लो आप मैप पे, ये ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है इसराइल जॉर्डन के साइड में और इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में। ये जॉर्डन है और ये इजिप्ट है, इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में। लगभग 1948 से यहाँ पे पैलेस्टीनियन रहते हैं इसराइल में। तो क्या फ़िलिस्तीन भी बोलते हैं इसे हिंदी में, फ़िलिस्तीन। तो ये क्या है, पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि उन्होंने इसराइल में कुछ टेरिटरी पे उनका लैंड पे कब्जा है, तो वो चाहते हैं कि हमें अलग कंट्री डिक्लेयर किया जाए। लेकिन इसराइल नहीं चाहता। इसराइल इनकी जो लैंड है उस पर धीरे धीरे कब्जा करता रहता है और चाहता है कि ये सारा एक ही इसराइली हो। और यूएस से इसराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका और भी बहुत सारी कंट्री। लेकिन बहुत सारी कंट्री चाहती हैं वर्ल्ड में अधिकतर कि पैलेस्टीनियन को अलग कंट्री बनाया जाए। तो जो ये अरब कंट्रीज़ हैं ये भी यही चाहती थी पैलेस्तीन को, लेकिन इसकी वजह से ये अरब कंट्रीज़ इसराइल के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। तो अभी क्या है कि इस जो डिस्प्यूट जो पैलेस्तीन और इसराइल के साथ है, इसको साइड में रख के चार अरब कंट्रीज़ ने अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर लिया इसराइल के साथ। और चारों कंट्री कौन सी? एक तो यूएई, ये यूएई है। और एक कौन सी? बहरीन। और ये मोरक्को यहाँ पे है जी। ये अटलांटिक ओशियन है और मेडिटेरियन सी दोनों से कनेक्ट होती है मोरक्को जो कंट्री है, अटलांटिक ओशियन से भी और मेडिटेरियन सी से। ये मेडिटेरियन सी है। तो ये चार कंट्रीज़ थी, कौन कौन सी आपको यहाँ पे देखो, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। और मैप में देख लो आप यहाँ पे, ये यूएई, ये बहरीन, मोरक्को और ये सूडान। यहाँ पे दो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और दो वेस्टर्न एशिया में है। और यहाँ पे देख लो आप एक बार, जो ये है, ये आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये है पर्शियन गल्फ़। अब याद करना आपको पर्शियन गल्फ़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ है जी? एक तो ये आपका कतर भी है, बहरीन भी है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ये ओमान छोटा सा ऊपर दिखाई दे रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ये ओमान का ही पार्ट है। तो ये है ना जो ये वाटर, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, STRAIT, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज, HORMUZ, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज। ये दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, एक तो पर्शियन गल्फ़ और एक यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान है उसको। और ये अरेबियन सी है, मतलब गल्फ़ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ़ से कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। स्ट्रेट किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जी ऐसी पानी की बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे। ऐसी ये पतली सी है ना, ये दो बड़ी वाटर, एक तो पर्शियन गल्फ़ और अरेबियन सी को कनेक्ट कर रही है। तो ऐसी बॉडी को स्टेट बोलते हैं, स्टेट। अब यहाँ पे ये कंट्रीज भी देख सकते हो आप,
ये रेड सी है आपका, देखो इस मैप में रेड सी, और रेड सी से कौन कौन से कंट्री कनेक्ट हैं, ये इजिप्ट है, देखो एक तो इजिप्ट है, सूडान है, और ये इरिटिया है, इरिट्रिया, और ये यमन, सऊदी अरबिया। तो ये कंट्रीज़ इससे लगती हैं रेड सी से। ये याद करनी है आपको कौन कौन सी। और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं, ये सीरिया, टर्की, और यहाँ पे ये सिप्रस आइलैंड है, सिप्रस अलग कंट्री है, लेबनान है, इज़राइल है, इजिप्ट है। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी से लगती हैं, ये एक बार मैप पे आप देख लेना। इसमें इतना ही था। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट, अभी क्या है, रिजर्व बैंक ने इसे 24 आवर, पूरे 24 घंटे ये इसके ज़रिए RTGS के ज़रिए पेमेंट की जा सकती है। ये पेमेंट सिस्टम है, मतलब मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन के बैंक में पैसे भेज रहा है, तो इस सिस्टम का यूज़ होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी का। इसमें पहले क्या था, ये आज सुबह से, मतलब देखो मॉर्निंग 14 दिसंबर मॉर्निंग से 2020 से 24 घंटे के लिए सर्विस ये शुरू कर दी गई है, RBI ने बोल दिया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही 7 AM to 6 PM ही ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। और क्या है कि संडे को वर्किंग डेज पे ही होती थी, संडे अगर छुट्टी है तो नहीं होती थी पेमेंट, और सेकंड और फोर्थ सैटरडे भी नहीं होती थी इससे पेमेंट। अभी 24 आवर ये अलाउ कर दिया गया है। ये होती क्या है, ये RTGS होती है जी। मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट भेज रहा है तो इंस्टेंटली बिल्कुल तुरंत उसके अकाउंट में चला जाए, तुरंत बिल्कुल जैसे अभी भेजा है अभी उसके अकाउंट में पैसे चले गए, ठीक है। इसमें वेट नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी, इसी को बोलते हैं RTGS, विदाउट हैविंग टू वेट, पेमेंट चली जाती है। और लेकिन जो पहले उस एक होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन के बैंक में पैसे भेजना चाहता है, तो ये बैंक मान लो इसका SBI में अकाउंट है और इसका अकाउंट है PNB में, मान लो फिर दूसरा पर्सन भी भेजना चाहता है, तो और ऐसे ही बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे, 100% कुछ। तो ये NEFT में क्या होता है, बैंक देखता है कितनी पेमेंट हो गई, उन बहुत सारी पेमेंट को 1-2 घंटे में ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैंक में, मतलब बैचेज में। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है पेमेंट बैचेज में, मतलब बहुत सारी पेमेंट इकट्ठा हो जाता है तब बैंक करता है। लेकिन ये RTGS क्या है, इसमें तुरंत एक पर्सन ने अभी भेजा और अभी तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है जी, इंस्टेंटली तुरंत। ये फ़र्क है RTGS और NEFT में। और इसमें क्या है कि जो मिनिमम RTGS में ये है कि मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए, ये नहीं है कि आप 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 10,000 भेज रहे हो, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए, तभी RTGS के ज़रिए भेज सकते हो। और हाँ, RBI ने ये और बोला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट फ़ी, कोई भी फीस बैंक का है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फ़ी नहीं लगेगी ट्रांसफ़र करने में पैसा। लेकिन हाँ, बैंक चाहे ना तो पेमेंट लगा सकते हैं, RBI ने तो कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और स्टेटमेंट में भी आ जाए आपके एग्ज़ाम में कि RTGS फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ट्रांसफ़र फ़ी नहीं है, तो आपको वही टिक करना है, कोई फ़ी नहीं है। लेकिन बैंक के पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि अपनी मर्ज़ी से वो लगा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 49.50 मतलब 49.5 49.50 मैक्सिमम फ़ी लगा सकती है, 49.5 रुपये तक ही लगा सकती है कि इतने ट्रांसफ़र करने पर। हाँ, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है, कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बैंक, हाँ, फिर भी बैंक चाहे तो 10 लाख तक लिमिट लगा सकता है कि 10 लाख तक ही हम पेमेंट भेजेंगे एक दिन में, पर डे। बस इसमें इतना ही था। लेटेस्ट ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अभी इसकी ये सर्वे की रिपोर्ट आई है जी बिहार को लेके। बिहार में क्या है कि 15.5%, 15.5% जो मेन है 15 साल से ज़्यादा के, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब दारू शराब पी रहे हैं। लेकिन बिहार में फिर इससे क्या है, पूरे देश में पी रहे हैं। फिर ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ इसलिए है जी क्योंकि बिहार ने 2016 में वहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 से वहाँ पे शराब को बिल्कुल बैन कर दिया था, ना वहाँ पे बनेगी ना लोग पिएंगे।
लेकिन फिर भी वहाँ पे पिए जा रहे हैं। सर्वे में पता चला है, इस सर्वे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th हुई है, ये 5वीं सर्वे हुई है, इसमें पता चला है कि वहाँ पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये वहाँ पे लोग, वहाँ पे क्या है कि जब ये बैन किया था तो फ़ाइन लगाया था कि मिनिमम 10 साल की सज़ा हो जाएगी, जेल टर्म हो जाएगी, जो भी कंज्यूम करता बेचता हुआ पाया गया। लेकिन अभी 30 लाख लीटर, और अभी इसी सर्वे में क्या पाया गया है कि 30 लाख लीटर एल्कोहल स्टेट में वहाँ पे जब्त किए, कन्फिस्केटेड किए, मतलब जब्त करना। अब इस ये क्या बिहार में कितने लोग पी रहे हैं कितने नहीं पी रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप ये जान लो ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है क्या, कौन कंडक्ट कराता है और अब तक कितनी हो चुकी हैं। ये देखो जी, हल्की सी जानकारी है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को। और ये 5वीं सर्वे हुई है। पहली सर्वे कब हुई थी, 1992 से 1993 में हुई थी। और जो इससे पिछली जो 4th सर्वे हुई थी वो हुई थी 2014-15 में। और जो ये हुई है 2019-20 में हुई है ये 5th सर्वे। 2019-20 का मतलब है 2019 में वो शुरू हुई थी और 20 तक ये पूरी हो जाती है सर्वे। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से ये पूरी नहीं हो पाई ये सर्वे, जो लेकिन थोड़ी बहुत इसकी रिपोर्ट आई हैं वो इसने जारी की हैं। यही था बस इसमें। अगला टॉपिक है जी, अभी न्यूज़ है कि इंडिया और बांग्लादेश का समिट होगा 17 दिसंबर को, बाईलेटरल वर्चुअल समिट। वर्चुअल का मतलब है जी अपने अपने कंट्री में रहेंगे दोनों, वहाँ के पीएम और यहाँ के पीएम, और इंटरनेट के ज़रिए सबमिट होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कशन होंगे ये देख लो। 12 किलोमीटर का चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक है, मतलब 12 किलोमीटर की रेल लिंक है किस किस के बीच में, ये चिलाहाटी और हल्दीबारी के बीच में। ये 55 साल पहले का प्रोजेक्ट है जो दोनों कंट्रियों ने एग्री किया था बनेगा, लेकिन इसे अभी हाईलाइट किया जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है बनना चाहिए। ये देखो ये यहाँ ये प्रोजेक्ट है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है पूरा, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा, ये इंडिया मतलब। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे हल्दीबारी और ये चिलाहाटी कहाँ पे, बांग्लादेश में। इन दोनों जगह को रेल से कनेक्ट किया जाए, रेल की पटरी बिछा के रेल लिंक बनाया जाए। तो ये एक तो होगा। दूसरा तिस्ता रिवर, ये तिस्ता रिवर और भी 6 रिवर हैं उनके बीच में इनको लेके सेटलमेंट होगा। इन तिस्ता को लेके बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। तिस्ता रिवर देख लो कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है जी, यहाँ से देखो ये सिक्किम है, और ये ऐसे फ्लो करके बांग्लादेश में जाती है और ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इसमें मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। तो ये जब क्या है कि इंडिया चाहता है बांग्लादेश चाहता है दोनों के बीच में ये ट्रीटी हो, तिस्ता रिवर को लेकर कितना पानी कौन यूज करे। लेकिन क्या है कि वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है एक, वो इसको अपोज करता है, क्योंकि यहाँ भी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए पानी चाहिए इससे। तो ये जो एग्रीमेंट है पूरा हो नहीं पा रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से चल रहा है ये। तो इस पे भी अभी डिस्कशन होगा। दो हो गए, एक तो तिस्ता का और वो हल्दीबारी से, ये जो वहाँ है वो इसमें बांग्लादेश में हल्दीबारी से लेकर, और ये यहाँ चिलाहाटी से लेकर ये रेल लिंक दो। तो ये होगी, इन पे डिस्कशन होगा दो चीज़ पे। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि एक पेट्रोलियम लाइन बन रही है, पेट्रोलियम पाइपलाइन बन रही है। कहाँ से, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। सिलीगुड़ी से कहाँ तक, ये सॉरी वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये है सिलीगुड़ी है असम में जी, असम में। सॉरी जी क्या क्या कह रहा हूँ आज मैं, असम में नहीं मतलब वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है ये, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। और बांग्लादेश के दीनजपुर शहर में, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से दीनजपुर शहर में पेट्रोलियम की एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
इस पे भी डिस्कशन होगा। तो ये 3 पॉइंट है और आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही था, इतनी न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी। वैसे तो आप पूरा अखबार कितना ही पढ़ लो, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो इतना ही था। और भी आपने देखा होगा बहुत से वीडियोज़ में क्या क्या न्यूज़ कराते रहते हैं जो एग्ज़ाम के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनका, कभी कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला। तो आप बस एक बार न्यूज़पेपर पढ़ ज़रूर लिया करो और ये लेक्चर देख लिया करो, आपकी न्यूज़ कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।